प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास कनाडा में अल्बर्टा प्रांत एडमिंटन जगह से, और इनके पिता ने इनकी कुंडली भेजी है। और जो आप देख रहे हैं ये कन्या लग्न की कुंडली है और किसी कन्या की ही कुंडली है, जातिका की। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि जितनी बार आप अपनी जिह्वा से भगवान का नाम जपते हैं, उतनी बार आप भगवान को प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? भगवान को प्रकट करते हैं। जितनी बार आपकी जिह्वा ने भगवान का नाम जप किया, उतनी बार भगवान प्रकट हो जाते हैं। और ये भगवान की बड़ी कृपा होती है कि वो ये बताते हैं कि तुम मेरा नाम जपो, तुम मेरा नाम लो और कुछ मत करो कि भगवान का दर्शन हो। उससे ज़्यादा अगर कोई पुण्यदायक काम है तो वो उनके नामों का स्मरण है। दर्शन से भी जो श्रेष्ठ है वो भगवान के नामों का स्मरण है। दर्शन हो जाए उसके बाद भी व्यक्ति जो है वो फिर से वो वापस उसी संसार में घुस जाता है, लेकिन नाम की स्थिति ऐसी होती है जो व्यक्ति को कभी नीचे नहीं गिरने देती है ना। इस वजह से हमेशा ही भगवान के नामों का स्मरण होता रहे। आप चाहे जहाँ भी हैं और जैसी भी स्थिति में हैं, अपने आप को वहाँ पे भगवान को प्रकट करते रहें अपनी जिह्वा से। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जन्म होता है इनका आषाढ़ माह में। आषाढ़ माह वर्षा ऋतु का ये महीना होता है। ऐसे लोग जो आषाढ़ माह में जन्मे होते हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते रहते हैं। और ये वही लोग होते हैं जिनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनने के कारण ये जिज्ञासु प्रवृत्ति को पालित करने वाले, या जिज्ञासु मतलब हमेशा कुछ न कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, चाहे वो किसी भी सेक्टर की बात होती हो। दक्षिणायन मतलब सूर्य 6 महीने के लिए उत्तरायण होते हैं और 6 महीने के लिए दक्षिणायन होते हैं। उत्तरायण में सूर्य, गुरु, बुध, चंद्रमा और शुक्र, गुरु, बुध, शुक्र, चंद्रमा, ये जितने शुभ ग्रह हैं, और सूर्य क्रूर ग्रह होते हैं, ये सभी बलवान होते हैं। और दक्षिणायन में पापक ग्रह जैसे शनि, मंगल, राहु और केतु, ये पापक ग्रह दक्षिणायन में बली होते हैं। तो पापक ग्रह बली होंगे तो व्यक्ति को साहसी, जिद्दी, तरह तरह की चीज़ों में दिलचस्पी रखने वाला, और ये आगे कुंडली में भी बताऊंगा। और साथ ही साथ व्यक्ति आधुनिक ज्ञान को समझने वाला होता है, कानून बाज होता है। गुरुवार को जन्मे हैं, कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि को जन्म होता है। गुरुवार को जो लोग जन्मे होते हैं, और जो गुरुवार इनकी कुंडली के लिए कौन है? चतुर्थ और सप्तम के अधिपति हैं। चतुर्थ और सप्तम के अधिपति हैं और सप्तम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन उसके ठीक पीछे चंद्रमा और राहु का ग्रहण लगा हुआ है, जो कि लगने की स्थिति में है। लगने की स्थिति में क्यों है? वो पूर्णतया सिर्फ वहां बैठे हैं, तो ग्रहण लगा नहीं है, पर थोड़े समय के बाद, जातक के जन्म के थोड़े समय मतलब मान के लिए 8-10 घंटे में वहां पे कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी। हालांकि जो चंद्रमा है वो कुंभ राशि में है 24 अंश के, तो अब ये 24, इसको थोड़ा सा समझना होगा, ये थोड़ा गणितीय है। चंद्रमा 24 अंश के हैं और जन्म होता है कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि को, और ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। तो अब कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि को, अमावस्या को तो ग्रहण लगता नहीं है, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को। और जो स्थिति यहां बनी है वो जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है और उसमें चंद्रमा 24 अंश के हैं, मतलब ये कुंभ राशि को और 6 अंश पार करेंगे तब वो मीन में आ जाएंगे। तब जातक की कुंडली में ग्रहण दोष नहीं लगेगा। वो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब 24 से लेकर के 6 अंश और आगे बढ़ेंगे, 14 नहीं 24, तो 6 अंश आगे बढ़ेंगे, तब जो वो है वो कुंभ राशि को पूरा भोग लेंगे। लेकिन स्थिति तब ग्रहण वाली होती है जब अमावस्या, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की स्थिति हो, क्योंकि ग्रहण तो उसी दिन लगता है ना। तो और चल रहा है कृष्ण पक्ष, इस वजह से यहाँ पे ग्रहण नहीं लगेगा। आप समझ रहे होंगे कि आपको इस तथ्य को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि
ग्रहण कब लगता है और सूर्य ग्रहण कब लगता है। मतलब चंद्र ग्रहण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण कृष्ण पक्ष की अमावस्या को, है ना। अमावस्या और पूर्णिमा ऐसे ही चीजें होती हैं। तो यहाँ पे कृष्ण पक्ष है, इस वजह से यहाँ पे ग्रहण नहीं लगेगा, चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण कभी भी लगता है तो शुक्ल पक्ष में लगता है, पूर्णिमा को लगता है, और यहाँ पे ऐसी स्थिति है नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पे चंद्रमा और राहु इस भाव के ठीक पीछे बैठे हैं, और गुरु जो इस भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के, वो राहु और केतु के एक्सिस में आ रहे हैं। मतलब गुरु से 10वें घर में केतु और गुरु से 4थे घर में राहु। तो ये जो स्थिति होती है, ये गुरु के प्रभावों को और गुरु के फल को कमजोर भी कर सकती है, क्योंकि इसके ठीक 4थे भाव में चंद्रमा और राहु बैठे हैं। ये सप्तम भाव का प्रभाव ये सूर्य और बुध अच्छा कर रहे हैं, मतलब दाम्पत्य का सुख दे रहे हैं। लेकिन इसके ठीक पीछे चंद्रमा और राहु और गुरु जो इस भाव के स्वामी है, उसके 4थे भाव में चंद्रमा और राहु के बैठने के कारण ये सप्तम भाव के प्रभावों को कमजोरी भी दे रहे हैं। और इसका एक कारण हो सकता है, जिसका परिणाम हो सकता है कि व्यक्ति का विवाह विलंब से हो सकता है, या व्यक्ति का मन सदैव एक जैसा नहीं होता। तो जब कभी भी ग्रहण वास्तव में लगेगा, मतलब इनके जीवन में जब कभी भी ग्रहण की स्थिति बनेगी, चंद्र ग्रहण की, और उसी समय जब व्यक्ति की कुंडली में जब जैसे सामान्य जीवन में अगर चंद्र ग्रहण लगा, तो वो समय इस जातक के लिए, दाम्पत्य के लिए, रूटीन के लिए, मानसिक स्थितियों के लिए कमजोरी का हो सकता है। या जब जब व्यक्ति कृष्ण पक्ष के अमावस्या के निकट पहुंचेगा, तब तक व्यक्ति को समझना थोड़ा मुश्किल होगा, वो दुर्बोध होता जाता है। बात को समझना होगा कि व्यक्ति के मन स्थिति में जो बदलाव आएगा, जो उसके दिनचर्या में डिप्रेशन आएगा, जो वो परेशान होगा, जो वो चिंतित होगा, जो अनियमित होगा, वो कब होगा? जैसे जैसे वो कृष्ण पक्ष के निकट, अमावस्या के निकट होता जाएगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहां पे चंद्रमा और राहु बैठे हैं, है ना। तो यही कारण है कि व्यक्ति की मन मस्तिष्क की स्थिति कभी कभी जातक के जीवन को परेशान कर सकती है, जातिका को परेशान कर सकती है। देवगुरु बृहस्पति के वार के जन्मे लोग कम से कम बुद्धिमान और मजबूत इच्छा शक्ति वाले होते हैं, कानून को समझने वाले, नैतिकीय तत्वों को समझने वाले, सत्य और असत्य को जानने वाले, अपने से बड़ों का आदर करने वाले, गणितीय पक्ष में महारत हासिल करने वाले, बैंक में अधिकारी, शेयर बाजार को जानने वाले, और साथ ही साथ LLB, बैंक, कानून और आर्थिक स्थितियों के कंट्रोलर होते हैं, या भविष्य में जो बातें होती हैं कि ये कंपनी कितना आगे बढ़ेगी, इसके पास धन की स्थिति कैसी रहेगी, इस तथ्य को समझने वाले, मतलब फाइनेंशियल एडवाइजर का काम करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो शुभाग्रह होते हैं। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में धन प्रायः पिता के कमाए हुए संपत्ति से भी व्यक्ति आगे बढ़ता है। पिता की संपत्ति को अर्जित करने वाला, उसे आगे बढ़ाने वाला, उसकी सुरक्षा करने वाला होता है। और कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा जब शुभग्रह होंगे तो व्यक्ति के मन मस्तिष्क को शांत रखने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है, उसके पास कोई ना कोई खुश होने का कारण मिलता जाता है ना। साथ ही साथ उसके पास धन सदैव ही रहता है और संतोषी प्रवृत्ति का होता है, बहुत ज्यादा उसके पास असंतोष का भाव जागृत नहीं होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ये वस्तुतः गुरु का नक्षत्र होता है और चंद्रमा बैठे हैं कुंभ राशि में। तो गुरु के नक्षत्र और शनि की राशि, कुंभ राशि में शनि की स्थिति बनती है, मतलब कुंभ राशि शनि की राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, और बैठे कहाँ हैं? एकादशवें भाव में। तो चंद्रमा और शनि का यहाँ पे परिवर्तन, और ऊपर से गुरु के नक्षत्र में, और वो जो गुरु हैं वो शनि को देख रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखेंगे तो जिस नक्षत्र में गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं और जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं, इन दोनों ही स्थितियों से चंद्रमा, शनि और गुरु का संबंध बन रहा है। ये बहुत ही विलक्षण बात होगी और बहुत सामान्य बात नहीं है। एक बार फिर से समझाता हूं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे, पूर्वा भाद्रपद, ये गुरु का नक्षत्र हुआ, और चंद्रमा जिस राशि में बैठे, ये शनि की राशि हो गई। तो गुरु ने शनि को देखा, और चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, इस राशि का अधिपति जो शनि है वो चंद्रमा की ही राशि में बैठा है, कर्क राशि में, और चंद्रमा किसकी राशि में? शनि की राशि में। तो ये जो चंद्रमा और शनि का परिवर्तन है, और ऊपर से गुरु का जो प्रभाव है शनि के ऊपर, ये बड़ी जातक के विलक्षणता को प्रदर्शित कर रहा है, और व्यक्ति को धनवान, सुखी, उसकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने वाला, भले विलंब से उसके काम बने पर सारे ही काम बन जाते हैं। ये पंचांग में बहुत अच्छी बात हो जाती है। ऊपर से
अब यहीं पे चंद्रमा कुंभ राशि और गुरु के नक्षत्र में होने के कारण क्या प्रभाव रहेगा? व्यक्ति गतिमान है, वो स्थिर नहीं रहना चाहता है, वो महत्वाकांक्षी है, वो कानून को समझने वाला है, वो कला को समझने वाला है, वो संगीत और साहित्य को समझने वाला है, कानून को जानने वाला, एलएलबी, बैंकिंग, फाइनेंस। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो एंटिक पीस जो इकट्ठा करने वाली चीजें होती हैं, है ना, धर्म को समझना, पुराणों को समझना, अपने पूर्वजों की बातों में दिलचस्पी देना, बहुत पुरानी बातों को जानना, उसके प्रति जिज्ञासा रखना, ये जो है वो जातक की प्रवृत्ति बन जाती है और ये अच्छी बात है ना। न्याय करना, अन्याय नहीं है, वो किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहता है। तो ये इस तरीके की जो स्थिति बनती है ये चंद्रमा और गुरु के नक्षत्र के कारण बनता है। आगे बढ़ के बात करेंगे। हाँ, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे होने से इसके जो स्वामी देवता हैं, वस्तुतः तो ये गुरु का नक्षत्र है, पर इसके स्वामी देवता अजैक पाद, है ना, अजैक पाद नामक देवता हैं। और ऐसे जातक जो पूर्वा भाद्रपद में जन्मे हैं उनको ओम अजैक पदे नमः इस मंत्र का जप निरंतर करना चाहिए या अपने पढ़ाई के टेबल के स्थान पे चिपका देना चाहिए, ताकि वहां ध्यान बार बार जाता रहे और वो उसका मतलब विस्मरण ना हो, हमेशा वो बना रहे यादों में। और भृंगराज की जड़, भृंगराज जिसको बालों में भी लगाया जाता है, वो बालों के लिए शायद बढ़िया होता है, तो भृंगराज की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए और ओम अजैक पदे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए कम से कम प्रत्येक दिन 108 बार। और क्या करना चाहिए? खोया, पेड़ा, लड्डू, बर्फी, मालपुआ, जलेबी, मिठाई बना करके अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो चांदी और पीतल या तांबा या मिट्टी के पात्र, इसमें घी लेकर के उसमें अपना चेहरा देख करके और किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए या किसी वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए। अगर ये काम इतना कर लेते हैं तो इस नक्षत्र में जन्मे होने का जो दोष है वो समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे व्यक्ति के जितने भी प्रभाव हैं जो नेगेटिव हैं वो समाप्त होते जाएंगे। और ये रेगुलर करते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त मिट्टी के पात्र में जल भर के उसमें गुड़ या चीनी भर के ब्राह्मण को देना चाहिए। पूर्णिमा के दिन खीर बना करके भोग लगाना चाहिए, चंद्रमा को देख करके अर्घ देना चाहिए दूध से। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो ब्राह्मण को सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए। क्लियर है? चंदन का लेप स्वतः अपने मस्तक पे लगाना चाहिए और साथ ही साथ चंदन स्वयं से ना घिस करके फूलों की माला स्वयं से ना बना करके भगवान को अर्पित करना चाहिए। ये सब चीजें करनी चाहिए। क्लियर है? अब यहां से आगे बढ़ते हैं। मैंने ये बात पूर्वा भाद्रपद पे की, अब चर्चा होती है शूद्र वर्ण और मनुष्यगण पे। शूद्र वर्ण और कुंडली को समझना ही ना उसका हल होता है। सामान्यतया आप ये बात हमेशा याद रखें कि जिस व्यक्ति ने और जिस ज्योतिषी ने आपको आपकी कुंडली बिठा करके पंचांग की भांति, कथा की भांति आपकी कुंडली में छुपे रहस्यों को बता दिया, कुंडली के तत्वों को समझा दिया, तो आप यूं समझ लीजिए कि आपकी समस्या का हल आपके अंदर ही छुपा है। उसको ढूंढने कहीं और जाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। पर बात क्या है कि हम ज्योतिषी के पास जाते हैं और मुंह फट की भांति बोल देते हैं, पंडित जी मैं करोड़पति कब बनूंगा, पंडित जी मैं अरबपति कब बनूंगा। और यही प्रश्न आपको गरीब बना देती है उस ज्योतिषी की दृष्टि में भी और आपको सच्चे अर्थ में भी। वो ज्योतिषी तो करोड़पति अरबपति बन जाता है क्योंकि उसको अब पता है कि आपके मन के हिसाब से ही उसको उत्तर देना है। वो देने लगता है और फिर आप खुश होते हैं और खूब उन्हें पैसे दे देते हैं, चाहे वो कोई भी हो। पर बात यही नहीं है, ये धर्मशास्त्र है। ये जैसे कहा गया ना, भगवान के जो श्वास हैं वो वेद हैं। श्वास कोई देख नहीं सकता पर वेदों को सुना जा सकता है। वैसे ही ये विद्या, इसकी समस्या का हल आप सामान्यतया बहुत कम या बहुत कोशिश करके कुछ प्राप्त कर सकते हैं, पर वस्तुतः इसे समझ करके उसको अपने अनुरूप बना करके उसके हिसाब से अपने आप को बना करके हर एक समस्या को हल के स्वरूप में बदला जा सकता है या उसका हल ढूंढा जा सकता है। तो मूलतः मैं समझाने की ही कोशिश करता हूं। तो शूद्र वर्ण के कारण यहां पे क्या होगा कि व्यक्ति जो है वो आधुनिक है, तरह तरह की चीजों को इकट्ठा करने वाला है, हर प्रकार के भोजन को पेट में पचाने वाला है। लेकिन बात यहां ये होती है कि यहां व्यक्ति का वात कमजोर है, मतलब कब्जियत की समस्या व्यक्ति को किसी भी प्रकार के भोजन, किसी भी प्रकार से उठने सोने जागने से कब्जियत की समस्या होगी, जो व्यक्ति के रोगों का घर बन जाएगा। ऐसा ना हो, इस वजह से उसकी कोशिश हमें स्थिति में बदलने की आवश्यकता है। यह आपकी कुंडली का पंचांग था जिसपे मैंने इतनी देर चर्चा की।
अब कुंडली में ग्रह पे आते हैं, लग्न पे आते हैं। लग्न का मान 11 अंश 27 कला, हस्त नक्षत्र ये चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा कुंभ राशि का निर्माण कर रहे हैं। कुंभ राशि पे अभी 7.5 भी चल रही है। मीन राशि में जैसे ही शनिदेव का आगमन होगा तो कुंभ राशि पे 7.5 होगी, अभी भी चल रही है। इसके बाद जब तक ये मेष राशि में नहीं आएंगे तब तक कुंभ राशि के जातकों को 7.5 प्रभावित करेगी। राशि के स्वामी परिवर्तन कर रहे हैं, इस वजह से ये एक अच्छी बात है, जैसे कि मैंने पूर्व में भी कहा था। इस कुंडली में अच्छी बात यह है कि दशम स्थान बलवान है और सूर्य और बुध दशम स्थान में बहुत ही मजबूत और उचित समुचित निर्णय जातक के जीवन को देते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली का दशम स्थान बलवान है, उसका करियर, उसका पिता, उसका समाज, उसकी सामाजिकता, उसकी बुद्धि, उसका तर्क, उसका धर्म, उसका सुख, उसका ज्ञान, ये सब बड़ा ही बढ़िया रहता है। इसका एक कारण और भी होगा कि किसी भी भाव का पूरक 7वां भाव होता है और वो उसका प्रतिनिधित्व लगभग करता रहता है। चतुर्थ स्थान सुख का होता है, यहाँ से आप सभी प्रकार के सुखों की स्थिति देखते हैं या अध्ययन करते हैं। जरा ध्यान से समझेंगे तो आपको एक समझ में आएगी बात कि चतुर्थ स्थान को मोक्ष का भाव भी कहा गया है। ये धर्म है, ये अर्थ है, ये काम है, ये मोक्ष है। लेकिन बात समझने वाली है, धर्म भाव में गुरु का होना बहुत आवश्यक है ना, और मोक्ष भाव में शनि का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मोक्ष शनि देते हैं और मोक्ष के कारक होते हैं। अर्थ भाव में शुक्र का होना बड़ा आवश्यक होता है। जैसे अर्थ भाव में शुक्र की राशि बन गई, ये अर्थ भाव है धन। इस भाव के स्वामी होकर के शुक्रदेव 12 में बैठे हैं और जिस भाव में बैठे हैं वो विदेश भाव है, इस वजह से व्यक्ति के पास धन थोड़ा कम आएगा। लेकिन काम भाव में गुरु का होना अच्छा नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे तीसरे भाव में शुभ ग्रह का बैठना शायद इसी कारण से शास्त्रकारों ने उतना अच्छा नहीं माना है। इस कारण से व्यक्ति कई बार भाग्यशाली तो हो जाता है, धार्मिक तो हो जाता है, पर परेशानी क्या आती है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता, मतलब वो मेहनत कश इंसान नहीं होता, है ना। और यहाँ पे मोक्ष भाव के अधिपति जो बनते हैं वो काम भाव में बैठे हैं, इस वजह से मोक्ष और काम का संयोग हो रहा है। मतलब हमें जैसे काम कौन है, कामदेव कौन है, कामदेव को भगवान शिव ने नष्ट कर दिया और फिर जब उनकी पत्नी गिड़गिड़ाने लगी तो उन्होंने क्या कहा कि जाओ तुम गुण और दोषों के रूप में बिना शरीर के ही सबके पास विद्यमान रहोगे, सबके अंदर विद्यमान रहोगे। कामदेव का कोई शरीर नहीं है, पर वस्तुतः वो हम मनुष्यों में कामदेव काम की स्थिति में उत्पन्न होते हैं। तो वही जन्म कुंडली के तीसरे भाव को काम का भाव कहा गया है, जहां व्यक्ति अपने कामनाओं की पूर्ति करता रहता है और उसके शांत होने तक लगातार उसकी शांति के लिए कोशिश करता रहता है, प्रयासरत रहता है। यहाँ चतुर्थ स्थान पे सूर्य और बुध, यहाँ से मानसिक सुख का भी विचार किया जाता है। ये स्वप्न का सागर है, ये स्वप्न का भाव है ना। और स्वप्न क्या है, वस्तुतः 3/4 मृत्यु। स्वप्न कब है, जब आप नींद में हैं। और नींद क्या है, भगवान से मिलने की स्थिति। नींद क्या है, भगवान से मिलने की कोशिश। क्योंकि जब आप नींद में होते हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। शरीर के ऊपर से सांप चला जाए, सर्प चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी है, सर्दी है, नींद में आपको भूख प्यास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप उस समय सर्वोच्च सत्ता के सबसे निकट होते हैं। ईश्वर की गोद में आपका सर होता है ना। उसे ही नींद कहते हैं। और वो जब चीर निद्रा चली जाए तो उसे ही मृत्यु कहते हैं। और वस्तुतः जितनी प्रगाढ़ है नींद, उतनी ईश्वर से निकटता। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जब चतुर्थ भाव पे सूर्य और बुध की स्थिति बनेगी तो व्यक्ति का मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। व्यक्ति की बुद्धि, ये अर्थ भाव में सूर्य बुध बैठे हैं, धर्म भाव के स्वामी मोक्ष भाव में बैठे हैं। धर्म करेंगे तो मोक्ष होगा। धर्म का स्वामी अपने भाव से चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह का बैठना बड़ा शुभदायी होता है। दशम स्थान में सूर्य और बुध का बैठना बड़ा ही उत्कृष्ट फल देने वाला होता है। ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बनी है। एकादशवें भाव में शनि बैठे हैं जो स्थिति को अच्छी बना रहे हैं। हालांकि फिर भी इस कुंडली के लिए शनिदेव कभी कभी परेशानी देने वाले, आर्थिक रूप से जातक को परेशान करने वाले और उसके कार्य क्षेत्र को विलंब से आगे बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखें तो धन भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना और राहु और केतु के संपर्क में होना, उस धन भाव के अधिपति जहां बैठे हैं उसके ठीक पीछे शनि जो शत्रु की राशि में बैठे हैं। इस वजह से शनि के काल में
या शुक्र में जब शनि का अंतर हो तो व्यक्ति को धन बचाने पे पूरी कोशिश करनी चाहिए और किसी को भी धन देने से बचना चाहिए, नहीं तो पैसे अटकने के पूरे योग हैं। उस दशा काल में अपने पति के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को, कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा फंसी हो जाए, मतलब कि चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं और आपको लगातार चीज़ें बताई जा रही हैं और आप उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। उसके बाद बुद्धि, ज्ञान, तर्क बल, लक्ष्मी संपन्न योग, लग्न के अधिपति दशम स्थान में। दशम स्थान के अधिपति यहाँ पे बुध बनते हैं, लग्न के अधिपति यहाँ पे जाकर के कहाँ बैठे हैं, नवम भाव में गुरु के साथ। ये बहुत अच्छा कम्युनिकेशन पति और पत्नी के बीच में देता है। यहाँ पे मंगल और केतु बैठे हैं, लग्न में शुक्र बैठे हैं सप्तमेश होकर के, ये भी अच्छी बात है। द्वितीय भाव में उच्च के चंद्रमा, ये बहुत बढ़िया होता है। यहाँ पे चंद्रमा कुंभ राशि में और यहाँ पे वृष राशि में, जातक को उसके संबंध विवाह को तोड़ने वाले नहीं होते और बड़े ही मधुर संबंध उसके पति के साथ होते हैं। दाम्पत्य बड़ा अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे बड़ा ही अच्छा दर्शन देखने को मिल रहा है। भगवत भक्त से विवाह हो, भगवान में प्रीति रखने वाला, दर्शन को समझने वाला, धर्म को समझने वाला और आस्तिक पुरुष से विवाह होता है। यहाँ पे मंगल और केतु के कारण जो यहाँ के अधिपति हैं सूर्य, वो 12वें, शनि और शुक्र के साथ, सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं, जो कभी कभी शारीरिक संबंधों में रुकावट देते हैं या उस तरीके का एक भाव देते हैं जहाँ पे व्यक्ति की उतनी दिलचस्पी नहीं होती, फिर भी संबंध बनते हैं। ये एक सामान्य बात है। इसके बाद आयु अच्छी है, लेकिन एक कष्ट वाली बात क्या है, इस कुंडली को जब कभी भी संघर्ष में देखूंगा तो ये मंगल और शनि के कारण देखूंगा। मतलब इस कुंडली में यही एक स्थिति बनी है जिसके कारण व्यक्ति परेशान हो सकता है। मंगल और शनि जब आपस में एक दूसरे को देख लेते हैं, मंगल की 4थी दृष्टि शनि पे और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल पे, यही जीवन में और यही दशा भी 2030 के जुलाई से लेकर के 2031 के अगस्त तक आने वाली है। इसका अर्थ होगा कि जब ये दोनों ग्रह एक्टिव होंगे तब हमें बहुत ज़्यादा सावधान, बहुत ज़्यादा सतर्क, अपने करियर को लेकर के, दाम्पत्य को लेकर के, आयु को लेकर के, एक्सीडेंट ना हो, चोट चपेट की घटनाएं ना हो, नुकसान ना हो, दुश्मनों से पाला ना पड़ जाए, ऐसे कोई भयानक स्थिति न उत्पन्न हो जाए जिसमें व्यक्ति को कठोर निर्णय लेने पड़े, तो ये स्थिति यही मंगल और शनि करवाते हैं। तो इस कुंडली में जब कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी तो चाहे वो ग्रह कोई भी हो, पर स्थिति यही इन्हीं दोनों कारणों से बनेगी, मंगल और शनि के कारण। बाकी इस कुंडली का कम्युनिकेशन ठीक है, इस कुंडली के सकारात्मक भाव ठीक हैं, इस कुंडली की यशस्विता ठीक है, इस कुंडली का ज्ञान बहुत अच्छा है, इस कुंडली का दर्शन बहुत अच्छा है और कुंडली निश्चित रूप से अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली भी बन रही है, इसमें कोई दोष नहीं है। गुरु 17 अंश के बैठे हैं लग्न कुंडली में, 30 कला के वक्री हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र में, नवांश कुंडली में वो बैठ रहे हैं मूल नक्षत्र के धनु राशि में। इस स्थिति में गुरु की दशा में कभी कभी जातक के जीवन में धन और मन इनका व्यय होता दिखेगा, मतलब मन चिंतित और धन व्यय। उसके बाद शुक्र 12वें भाव में बैठे हैं राहु के संपर्क में, तो शुक्र का संबंध जब धन भाव से हो जाए और राहु उस भाव को देख लें या शुक्र पे राहु की दृष्टि पड़ जाए तो ये धनवान बनाने के लिए व्यक्ति को काफी होती है और यही चीज व्यक्ति को संतोषी प्रवृत्ति भी देती है। मतलब संतोष जो है व्यक्ति को चीजों से, स्थितियों से वो ऐसे ही बना देती है। उसके बाद जो राहु बैठे हैं वो कुंभ राशि में अपनी राशि को मानते हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हैं जो लाभ भाव के स्वामी हैं। लाभेश के साथ चंद्रमा का बैठना, लाभेश के साथ गुरु का बैठना, लाभेश के साथ मंगल का बैठना, शनि का बैठना, ये व्यक्ति को एक नहीं कई जगह से धन देता है और उसके जीवन में कई जगह से धन कमाने की जिज्ञासा भी होती है, जिसको वो काफी हद तक पूरा भी करता है और व्यक्ति सदैव दूर ही रहता है, दूर ही रह जाता है या अपने मूल जन्म स्थान से जो कि भारत है वहां से दूर ही रह जाता है, उसे बाहर रहने की स्थिति मिल जाती है, आजादी मिल जाती है। इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं तो इस कुंडली में चंद्रमा कुंभ राशि में बैठे हैं और नवमांश चक्र में वो वृष राशि में जा रहे हैं। चंद्रमा की दशा में भवन, भूमि, वाहन, संतान, मन, माता, इन सभी चीजों का सुख मिल जाएगा। वहीं राहु की दशा में, राहु चूंकि यहां भी कुंभ राशि में और यहां भी जन्म कुंडली में कुंभ राशि में बैठे हैं, मंगल राहु का प्रभाव है और पंचम भाव के स्वामी 12 में बैठे हैं। इस वजह से संतान में कभी कभी दिक्कत हो सकती है। विवाह विलंब से होगा तो संतति देर से होगी या लगभग कमजोर स्थिति संतति के सुख में प्राप्त होती देखी जा रही है। ऐसा न हो, इस वजह से विवाह टाइम पे हो और बिल्कुल ही अनुकूल हो, भारतीय लड़के से हो, विदेशी से न हो।
क्योंकि यहाँ पे छठवें भाव में जो राहु चंद्रमा बैठे हैं, यहाँ पे मंगल राहु केतु का जो प्रभाव आ रहा है, ये अच्छा उतना नहीं कहूंगा। यहाँ पे जो शुक्र केतु बैठे हैं, यहाँ जो सूर्य शनि बैठे हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है। सप्तम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना, उनके ठीक पीछे सूर्य और शनि का बैठना, ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। इस वजह से विवाह भारतीय से हो और किससे हो, तो जो सिंह राशि सिंह लग्न का हो, जो कुंभ राशि कुंभ लग्न का हो, जो कर्क राशि कर्क लग्न का हो, जो मीन राशि मीन लग्न का हो, और विवाह पश्चिम की दिशा में, मतलब ये एडमंटन से पश्चिम, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पश्चिम को जो भी कहते हैं, उस दिशा में हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इतने राशि और भारतीय लड़के से हो, जो विदेश में रहता हो, ऐसा लड़का ढूंढा जाए। विवाह की दिशा आपकी कुंडली में 2028 के बाद कभी भी, हालांकि अभी विवाह का बहुत समय है, अभी बहुत आगे समय है, पर जब भी हो कुंडली मिलाकर के ही होनी चाहिए। ये कुंडली वैसे मंगलिक है अष्टम भाव के मंगल के कारण, हालांकि वो अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन संघर्ष युक्त होगा क्योंकि अष्टम के मंगल ठीक नहीं होते। ये बहुत अच्छी बात है कि अपने ही भाव में बैठे हैं, क्योंकि शास्त्रकार लिखते हैं कि अष्टमेश अगर अष्टम भाव में ही बैठा है तो बहुत अच्छा है। ये शनि और मंगल एक दूसरे के जीवन में, जब शनि की दशा चलेगी और मंगल आएंगे तो उस समय व्यक्ति के रुके हुए काम बनेंगे भी और फंसेंगे भी, और उस समय रुका हुआ काम जाते 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 अंतिम में अच्छा परिणाम भी देके जाएगा, और उस शनि के काल में व्यक्ति अच्छा खासा धन भी कमा लेता है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं। चंद्रमा की दशा में सुख प्राप्त हो। मंगल लग्न कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं भरणी नक्षत्र के 13 अंश पे। ये व्यक्ति को फैशन की समझ देते हैं और तरह तरह की चीजों में दिलचस्पी देते हैं, और वही मंगल नवमांश कुंडली में 5 नंबर की राशि में बैठ रहे हैं, जो मंगल इस जातक को कंसंट्रेशन पे, धन पे, प्रतिष्ठा पे, अपने विषयों पे, अपने ऊपर काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। और मंगल की दशा में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, बुद्धि, विद्या, विवेक, पुस्तक, ग्रंथ, इसका अध्ययन व्यक्ति करता है। ये जीवन के क्षेत्र हैं जो जीवन में दशाओं के कारण व्यक्ति के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, या ऐसा व्यक्ति होता है। सूर्य मिथुन राशि में, नवमांश कुंडली में वो मीन राशि में जा रहे हैं, इस वजह से नवमांश कुंडली में वो 24 अंश के और लग्न कुंडली में 19 अंश के, रेवती नक्षत्र में नवमांश कुंडली में और लग्न कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र के। इस वजह से यहाँ सूर्य जो होंगे वो कभी कभी आत्मविश्वास को कमजोर करेंगे और जिद्दी बनाएंगे, और वही सूर्य 12वें भाव में कभी कभी पति से घर्षण भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि फिर भी सूर्य की दशा में व्यक्ति के पिता का सुख बढ़ता है और पिता का प्रमोशन हो, पिता का प्रभाव बढ़े, ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं, और वो सूर्य 2027 के दिसंबर के बाद आएंगे। वहीं बुध भी बैठे हुए हैं। बुध बैठे हैं आर्द्रा नक्षत्र में, नवमांश कुंडली में वो बुध बैठ रहे हैं 23 अंश के धनु राशि में। इस वजह से बुध की दशा में भवन, व्यापार, दिनचर्या, वाणी, सुख, और इतना ही नहीं, वो कई बार व्यक्ति के चरित्र और ज्ञान की वृद्धि करने वाले, व्यक्ति के दिमाग को शांत करने वाले, क्रोधों का शमन करने वाले बन रहे हैं। ये सब व्यक्तित्व ऐसा उस दशा काल में उभरेगा। शनि लग्न कुंडली में 28 अंश 51 कला के आश्लेषा नक्षत्र में कर्क राशि में बैठे हैं। नवांश कुंडली में वो शनि बैठे हैं कहां, 12वें भाव में मीन राशि में। इसका अर्थ होगा कि ये ग्रह आपको अपनी दशा काल में संतति, धन, प्रतिष्ठा, विवाह, प्रेम, ये सब करा सकता है, और साथ ही साथ आपको उस दशा काल में मानसिक कष्ट या थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल बिहेवियर रखने वाला भी बना सकता है। शुक्र सिंह राशि में बैठे हैं, नवांश कुंडली में वो मेष राशि में बैठ रहे हैं। इस वजह से शुक्र की दशा में धर्म, पूजा पाठ, दार्शनिकता, चिंतन, पुराणों का अध्ययन, बड़ों की सेवा, गुरुजनों का लाभ, धार्मिक क्षेत्र का दर्शन, अपनी चीजों को समझना, अपने देश को जानना, इन सभी चीजों का अवसर मिलता है। ये आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह इस दशा काल में ऐसा फल करेंगे। शुभ अंक के तौर पे इस कुंडली के लिए 4 और 7 शुभ अंक रहेगा। शुभ रंग हरा, सफेद और लाल रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर बात करते हैं, मित्रता मकर और वृष वालों से करें, शत्रुता वृश्चिक, मीन और कर्क वालों से बिल्कुल ना करें। ये आपकी स्थिति है। एक लाजवर्त धारण करना चाहिए, भृंगराज की जड़ गले में धारण करना चाहिए। क्लियर है? कोई भी शुभ कार्य करना हो, शुक्र की दशा में, बुध की दशा में, सूर्य की दशा में, और काफी हद तक गुरु की दशा में। दाम्पत्य बहुत अच्छा है क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे है। यहाँ पे राहु और शुक्र का प्रभाव है और गुरु लग्न को देख रहे हैं। विवाह टूटने का तो योग नहीं है, पर कुंडली मिला करके नहीं करेंगे तो ये भाव कमजोर पड़ रहा है, ये भाव कमजोर पड़ रहा है, जिसके कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दशमांश चक्र में लग्न का अधिपति पंचम भाव में गुरु के साथ ये बहुत बढ़िया होता है। व्यक्ति विवेकी होता है, और सूर्य की दशा में, गुरु की दशा में, मंगल की दशा में, शुक्र की दशा में व्यक्ति का करियर बहुत आगे ग्रोथ करता है। धन खूब अच्छा है क्योंकि बुध स्वग्रही
व्यक्ति अपने मेहनत को लेकर के सकारात्मक है, क्योंकि चंद्रमा तृतीय भाव में, तीसरे भाव में बैठे हैं। राहु एकादशवें भाव में, इस भाव को अधिपति जन्म कुंडली में स्वग्रही है। इस वजह से व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर ही लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्लियर है? अब क्या बताऊं? दिन बताया। नक्षत्र के आधार पे बात करते हैं तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में दान जरूर करना चाहिए। नक्षत्र बढ़िया रहेगा आपके लिए हस्त, भरणी, रोहिणी और इसके साथ साथ आपकी कुंडली में अश्विनी नक्षत्र भी सामान्यतः ठीक है। हस्त नक्षत्र मैंने कहा, पुनर्वसु, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, ये नक्षत्र सब अच्छे रहेंगे आपके लिए। दिन शनिवार और बुधवार का बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य और बुध आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा अच्छे बैठे हैं। इस कुंडली में अच्छी बात है कि सप्तमें सप्तम को देख रहे हैं। गुरु की दशा आरंभ में थोड़ी कष्ट दे सकती है। शनि की दशा आपको धन देने और लेने से बचा रही है। शुक्र 12वें भाव में, आमदनी से ज्यादा खर्चा, विपरीत के प्रति व्यक्ति का आकर्षण होना, पेट थोड़ा बाहर ना निकले, इसका ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा जो है वो वजन बढ़े नहीं, है ना। आप बैंकिंग, एलएलबी, फाइनेंस के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भी ये कुंडली आगे बढ़ सकती है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।